नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं और इन्हीं विकल्पों में से एक है डेट फंड। निवेश के दूसरे विकल्पों के मुकाबले डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना कितना फायदेमंद है, आपको कितना फायदा डेट फंड में निवेश से मिल सकता है, साथ ही डेट फंड्स में निवेश करने में रिस्क कितना है, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि रिस्क काफी कम होता है डेट फंड में, लेकिन क्या वाकई ये सही है? तो आज मनी गुरु में हम आपको बताएंगे डेट फंड्स में निवेश के बारे में सब कुछ, और साथ होंगे हमारे आनंद राठी के डिप्टी CEO फिरोज अजीज। बहुत स्वागत है फिरोज आपका हमारे शो में। और निवेश के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में फिरोज अक्सर ही हम अपने दर्शकों को बताते रहते हैं। फंड्स की जो बारीकियां हैं, निवेश की जो बारीकियां हैं, वो भी अपने व्यूवर्स को हम हमेशा ही बताते रहते हैं। डेट फंड के बारे में जैसा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक से शुरुआत कर लेते हैं। डेट फंड है आखिर क्या? आई थिंक शालिनी, जो आपने कहा ना कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबको समझना कि डेट क्या होता है और डेट फंड्स कैसे फायदेमंद हैं, रिस्क क्या है। क्योंकि इंडिया में जो ब्याज दरें हैं ग्लोबल दूसरी कंट्रियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, तो डेट एक अहम हिस्सा हो जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। डेट का ये मायने है कि आप जब किसी कंपनी को या फिर गवर्नमेंट को अपने पैसे उधार में दे दें और उस उधार के अगेंस्ट आपको वो ब्याज मिले, इस फिनोमिना को डेट कहते हैं। अगर आप एक कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं तो उसको कहते हैं इक्विटी। अगर आप लेंडर बन जाते हैं, उधार देने वाला बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं डेट। और वो म्यूचुअल फंड जो पैसे इकट्ठे करके दूसरी बहुत सारी कंपनियों में आपके पैसे ब्याज के लिए लगा देते हैं, उसको कहते हैं डेट फंड। बिल्कुल। और अगर कैटेगरी की मैं बात करूं, क्योंकि हम डेट फंड की हर बारीकी के बारे में आज हमारे व्यूअर्स को बताने वाले हैं, तो डेट फंड की कितनी कैटेगरी हैं और किस तरह से ये काम करती हैं फिरोज? देखिए, कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज प्राइवेटाइज होने के बाद 25-26 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग सी हो गई है। तो डेट में ऑलमोस्ट 16-17 कैटेगरीज हैं, बट उसमें से एक दो अहम हैं। उसकी अगर जानकारी प्राप्त कर ले कोई इन्वेस्टर और निवेशक तो बहुत होता है। तो उसमें एक होता है डेट फंड, जिसको कहते हैं अक्रूवल फंड। अक्रूवल फंड एक है। दूसरे लिक्विड फंड्स की एक अहमियत होती है एक इंसान की इन्वेस्टिंग करियर में, और ये दो जो डेट फंड्स हैं, इसके साथ ही आप अपनी डेट की शुरुआत और ऑलमोस्ट अपनी अंत भी कर सकते हैं। बाकी सब कैटेगरीज लार्जली कॉर्पोरेट्स के लिए होती हैं और सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए होती हैं। और ये काम कैसे करते हैं? इनमें जो है कमाई के दो जरिए होते हैं। एक होता है जो ब्याज मिलता है बॉन्ड से, जो बॉन्ड्स फंड मैनेजर खरीदता है, उससे जो ब्याज आता है उसको यील्ड भी कहते हैं। उससे एक कमाई होती है, वो एक जरिया है पैसे कमाने का। फंड मैनेजर का दूसरा जरिया कमाने का वो होता है कि जैसे ब्याज दरें घटती हैं तो बॉन्ड की प्राइसें बढ़ती हैं, और ब्याज दरें घटने से जो फायदा होता है वो एक दूसरा जरिया होता है। एक म्यूचुअल फंड जो डेट कैटेगरी में है, अपने निवेशकों के लिए कमाने के ये दो जरिए रखता है। बिल्कुल। तो अलग अलग कैटेगरी की बात तो फिरोज हो गई। क्रेडिट रेटिंग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि IL&FS के बाद हमने देखा कि तमाम लोगों ने खबर सुनी कि किस तरह से उसकी जो क्रेडिट रेटिंग थी वो कम कर दी गई, निवेशकों का भरोसा धीमे धीमे कम होता गया डेट फंड से भी। तो कितना निर्भर करता है ये जो क्रेडिट रेटिंग है ये डेट फंड्स के ऊपर, और क्रेडिट रेटिंग को देख करके किस तरह से पैसा लगाया जा सकता है डेट फंड पे? देखिए शालिनी जी, जो आपने कहा ये बहुत कंटेम्प्रेरी चीज बताई। जो रिसेंटली जो हुआ सितंबर 3, 2018 को IL&FS के जो बॉन्ड्स थे उन्होंने डिफॉल्ट किए। ये एक्चुअली एक आयरॉनिकल बात है, एक दुख की बात है कि ये कंपनी को AAA का दर्जा दिया गया था। जो सबसे बेहतरीन कंपनी मानी जाती थी वो ओवरनाइट डिफॉल्ट हो गई। इससे पॉइंट 1 निवेशकों का भरोसा डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि उनकी ये उम्मीद होती है कि म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर अपनी रिसर्च करेंगे और आपको वो कंपनियों में पैसा लगवाएंगे जहां पे पैसा सुरक्षित हो। ये नहीं हो पाया है। तो डेफिनेटली अब लास्ट 3-4-6 महीनों से एक ईमान सा डगमगा सा गया है निवेशकों का। बट
इस रिस्क का आपको समाधान अगर करना है, और ये इसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब ये है कि अगर पैसे इस कंपनी को दिए जाएं और वो कंपनी की क्षमता ना हो आपको वो पैसे या उसका ब्याज लौटा पाए, इस फिनोमिना को कहते हैं क्रेडिट रिस्क। और क्रेडिट रिस्क कम करने के लिए एक तो रेटिंग देख सकते हैं, बट ये भी देखा गया है कि रेटिंग एजेंसीज ने इतना अच्छा काम नहीं किया है अच्छी कंपनियों को आइडेंटिफाई करने के लिए। बट दूसरा मेथड ये है कि आप एक दो फंड ना खरीद के 5-6 डेट फंड खरीदिए और अपने पैसे को ऑल एग्स नॉट इन वन बास्केट, एक ही बास्केट में अपने पूरे पैसे नहीं डालने चाहिए। डेट फंड में जितना हो सके आपको ज्यादा फंड्स खरीदने चाहिए, और उसकी वजह से आपको जो डिवर्सिफिकेशन मिलती है उससे ये क्रेडिट रिस्क जो है काफी कम हो जाती है, अधिक नहीं रह पाती। फिरोज, एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं और यहाँ पर पूछना चाहूंगी, जैसा 2019 में एक बहुत बड़ा इवेंट है, लोकसभा का इलेक्शन, हो सकता है मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करे, कभी फंड्स के दाम ऊपर जाए कभी नीचे जाए, ऐसे में डेट फंड कितना सेफ है, पहली चीज। दूसरी बात, 2018 को अगर हम देखें तो इक्विटी फंड्स ज्यादातर नेगेटिव रहे, अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। डेट फंड के बारे में भी हम ये चीज कह सकते हैं। 2019 में आपको कैसा लग रहा है डेट फंड का फ्यूचर? क्या किसी को अपने पोर्टफोलियो में फेरबदल करने की जरूरत है इलेक्शंस को देखते हुए? अगर ज्यादातर पैसा आपका इक्विटी में लगा हुआ है तो क्या उन्हें डेट फंड में आप डालना रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल, डेट एक्चुअली एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल जरिया है जिससे रिस्क को सीमित रख सकें, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव से, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से डेट को फर्क नहीं पड़ता है, और डेट के रिस्क थोड़े डिफरेंट होते हैं, और बट इक्विटी के मुकाबले काफी कम होते हैं। जब ये इलेक्शन का साल आता है तो ऑफ कोर्स मार्केट की जो उतार चढ़ाव करने की संभावना है वो काफी बढ़ जाती है। सो पॉइंट वन शालिनी, डेट फंड्स आर डेफिनेटली रिकमेंडेड, स्पेशली इलेक्शन के पहले आपको डेट फंड्स में, अगर आपके एक मुश्त निवेश हो तो डेट फंड में डाल के धीमे धीमे करके इक्विटी में भी जा सकते हैं। पॉइंट टू ये कहूंगा कि इलेक्शन की जो इम्पैक्ट है वो इक्विटी में ज्यादा होती है। अच्छी खुशखबरी ये है कि डेट में उसका इम्पैक्ट बड़ा कम होगा, और डेट के फंड्स में इतना उसको आप इलेक्शन की रिस्क को मिटिगेट कर पाएंगे। पॉइंट 3 ये है कि अगर आपको डेट फंड खरीदने हैं तो आप के दूसरे किस्म के फंड आते हैं जिसको कहते हैं बैंकिंग डेट फंड। उसमें सिर्फ बैंकों को पैसा दिया जाता है और बैंक इंडिया में सबसे स्टेबल मानी जाती है। तो थर्ड पॉइंट इज, अगर आपको बहुत कम रिस्क लेना है तो बैंकिंग के PSU बैंक्स के डेट फंड्स आते हैं, उसमें न पैसा निवेश कीजिए। उसमें क्रेडिट रिस्क की जो सीमा है वो काफी कम होती है और मात्रा भी कम होती है। लेकिन फिरोज, जैसा आपने कहा कि डेट फंड में रिस्क थोड़ा कम होता है, और अलग अलग आपने कैटेगरी भी बताई जहां निवेशक पैसा लगा सकते हैं, रिस्क होता किस तरह का है डेट फंड में, ये भी जरा बताएं, क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा है। कोई भी आदमी अगर किसी से पूछता है कि मेरी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा नहीं है इसलिए मैं म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगा रहा हूं, तो लोग कह देते हैं अरे तो तुम रिस्क अगर नहीं लेना चाहते हो तो डेट में पैसा लगा दो। किस तरह का रिस्क होता है डेट फंड में? देखिए, अच्छी बात यह है कि डेट में जो रिस्क होता है ज्यादातर आपके असल पे रिस्क नहीं आता है। ब्याज भले ही ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपका जो 100 रुपए अगर आपने लगाए हैं एक डेट फंड में, अमूमन यही होगा कि आपका जो ब्याज है, अगर आप 8 की उम्मीद कर रहे हैं तो 6 हो सकता है, 6 ना हो के 9 हो सकता है। तो ये जो रेंज है जिसमें आपकी रिटर्न इर्द गिर्द घूमेगी वो बड़ी टाइट रेंज होती है। सो पॉइंट 1 ये कहूंगा कि उसकी रिस्क जो है, रिस्क शब्द इक्विटी के लिए अलग मायने रखता है और डेट के लिए सिर्फ आपके ब्याज पे अंतर हो सकता है। आपका असल ज्यादातर सेफ होता है अगर आपने अच्छे फंड्स खरीदे तो। पॉइंट 2 दूसरा रिस्क जिसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। कोई भी डेट निवेशक को इंटरेस्ट रेट रिस्क की बेसिक समझ प्राप्त कर लेनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट रिस्क मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रिस्क है, और अगर उसको समझाना चाहूं तो, अगर उदाहरण से समझाऊं तो समझिए कि आपने एक कंपनी को 5 लाख रुपए उधार दिए हैं, और वो 5 लाख रुपए आपने 10 साल के लिए उधार दिए हैं, और 10 साल का आपने एक बॉन्ड खरीदा है और उसका ब्याज 10% आपने लॉक इन कर लिया है। तो 5 लाख रुपए आपने लगा दिए 10 साल के लिए, और हर साल आपको 50,000 रुपए का ब्याज मिलने वाला है क्योंकि 10% का बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं।
अब समझिए 3 महीने बाद आपके निवेश करने के बाद अगर ब्याज दरें 8% हो जाती हैं और गिर के 10% से 8% हो जाती हैं, जो नए बॉन्ड हैं उसमें सिर्फ 40,000 का ब्याज मिलेगा, ना कि 50,000। तो इसीलिए आपके बॉन्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने अच्छा ब्याज लॉक इन कर रखा है। तो इस फिनोमिना को, बॉन्ड प्राइसेस जो ऊपर जाती हैं ब्याज नीचे जाने की वजह से, उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, तो इस रिस्क की हमने बात कर ली यहाँ पर फिरोज, लेकिन आपके पसंदीदा डेट फंड्स के बारे में भी चर्चा कर लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ज्यादातर ये चाहते हैं कि एक्सपर्ट के पसंदीदा फंड्स उन्हें पता चल सकें, ताकि कम रिसर्च में ही वो निवेश कर सके। तो अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म डेट फंड की, तो आप कौन सा फंड रिकमेंड करेंगे, रीजन क्या है? फ्रैंकलिन इनकम अपॉर्चुनिटीज एक अच्छा फंड होगा, क्योंकि उसमें जो ब्याज दरें हैं वो ज्यादा हैं। ऑफ कोर्स उनकी जो कंपनी की चुनाव करने की जो क्षमता है, फ्रैंकलिन के जो सीईओ हैं डेट साइड पे, संतोष कामत, उन्होंने ये स्ट्रेटजी 8 सालों से दर्शाई है और निवेशकों को 1.5 से 2% ज्यादा रिटर्न कमा के दी है कंसिस्टेंटली 7-8 सालों में। सो फ्रैंकलिन इनकम अपॉर्चुनिटीज इज अ वेरी गुड शॉर्ट टर्म डेट फंड, शालिनी। और शॉर्ट टर्म आप डेट फंड में कितने साल को खाएंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल? डेट फंड के लिए शॉर्ट टर्म की कैटेगरी कितनी है? देखिए, शॉर्ट टर्म आपको अगर निवेश करना है तो 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है एग्जिट लोड, दूसरा होता है टैक्स। अगर आप इन फंड्स की एग्जिट लोड देखें तो 1 से 1.25 साल की एग्जिट लोड होती है, तो मिनिमम एटलीस्ट 1.25 से 1.5 साल अगर आपके पास हो तो आप फ्रैंकलिन शॉर्ट टर्म डेट फंड जरूर खरीद सकते हैं। रहा सवाल टैक्सेशन के हिसाब से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए आपको अनफॉर्चुनेटली 3 साल का इंतजार करना पड़ता है। बट अगर आपकी जो इनकम टैक्स की जो स्लैब है वो 10 लाख के ऊपर नहीं है और आपकी कमाई 1 साल में 10 लाख से ऊपर ज्यादा नहीं है, तो आप 1.5 साल में भी निकालेंगे तो आपको टैक्स की हिट जो है वो ज्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आपके मीडियम और लॉन्ग टर्म पसंदीदा फंड्स के बारे में भी मैं चर्चा करूंगी, नाम जानूंगी उनका, लेकिन उसके पहले फिरोज एक ईमेल अपने प्रोग्राम में इस वक्त मैं शामिल करना चाहूंगी। चंद्रशेखर है, इन्होंने हमें मेल किया है। एज है इनकी 45 ईयर और फिलहाल 8 फंड्स में इनका निवेश है। 5,500 रुपया मंथली ये निवेश फिलहाल कर रहे हैं। समझना चाहते हैं कि क्या पोर्टफोलियो में बदलाव करने की इन्हें जरूरत है। बच्चे की पढ़ाई और शादी इनका लक्ष्य है। अगले 5 साल में 10 लाख रुपए इन्हें बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए। 11 साल में 55 लाख रुपए ये चाहते हैं बच्चे की शादी के लिए। 8 फंड्स है इनके पास। फिरोज, आपके पास भी पोर्टफोलियो होगा इनका। फंड्स के नाम आप देख सकते हैं। ये सलाह चाहते हैं कि क्या इन्हें करना चाहिए और इस तरह से पोर्टफोलियो में बदलाव करना चाहिए। अगर हम देखें तो चंद्रशेखर जी ने एक अच्छी चीज ये की है कि उन्होंने एक लक्ष्य तय किया है। काफी बार निवेशक लक्ष्य तय नहीं कर पाते और सेल करते हैं, और आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में जाते हैं। तो लक्ष्य रखें, तो लक्ष्य अच्छा है। इनकी 5,500 की जो SIP अमाउंट है उसमें बढ़ने की बहुत गुंजाइश है, तभी इनके लक्ष्य पूरे होंगे। तो इनको 8 से 9,000 तक लेके जाना है। इनका पोर्टफोलियो अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो देयर इज हार्डली एनी चेंज ऑन द पोर्टफोलियो साइड, शालिनी। एंड आई थिंक डेट फंड्स को और आप शामिल कर सकते हैं, बट अगर आपके पास एक मुश्त निवेश आए तो उसको प्लीज ऐड करें ताकि आप अपने लक्ष्य को आसानी से पहुंच पाएं। दैट्स माय अदर रिकमेंडेशन। और अगर एक मुश्त निवेश हो तो आप डेट फंड में डालिए, लिक्विड फंड में डाल के आप 3 इक्विटी फंड्स में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। रिलायंस लार्ज कैप, कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटीज, मेरा एसेट इंडिया इक्विटीज। ये 3 स्कीम्स अगली किश्तों के लिए मैं रिकमेंड जरूर करूंगा चंद्रशेखर जी को। चलिए, ऑल द बेस्ट चंद्रशेखर जी। आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। और तमाम व्यूवर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, फेसबुक और ट्विटर पर हम लाइव हैं। आप चाहें तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिरोज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपके सवाल का जवाब देंगे। फिरोज, एक और कॉलर है इस वक्त फोन लाइन पर, आशीष जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम। मैम, मैंने कुछ SIP ली हुई है। नमस्कार। हेलो। जी बताइए। हाँ जी मैम, मेरी उम्र 30 साल है और मैं आने वाले टाइम 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो क्या ये जो मेरे अभी करंट में लिए हुए हैं ये इक्विटी फंड में है सारे, तो क्या मुझे इसमें और चेंज करना चाहिए या डेप्ट फंड या फिर कुछ इंडेक्स फंड के बारे में सोच रहा हूँ मैम।
ठीक है, फिरोज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो बताएंगे आपको इंडेक्स फंड में भी निवेश करने के बारे में ये सोच रहे हैं, और फिलहाल आशीष के पास तमाम इक्विटी फंड है, तो ये समझना चाहते हैं कि क्या फंड्स चेंज इन्हें करना चाहिए। आई थिंक इंडेक्स फंड्स मेरे हिसाब से आशीष को नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आशीष ये इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इंडेक्स फंड में जो आपकी एक्स्ट्रा रिटर्न इंडेक्स से आने की उम्मीद होती है वो खत्म सी हो जाती है। जब एक्टिवली मैनेज फंड होता है, जब जहां के फंड मैनेजर खरीदने बेचने का निर्णय लेता है, तो आपको साल दर साल इंडेक्स से ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है। और ये देखा गया है कि लास्ट 10 साल की हिस्ट्री में फंड मैनेजर जो एक्टिवली मैनेज करते हैं, खरीदते बेचते हैं, तो ये एक्स्ट्रा रिटर्न ला पाते हैं। लास्ट 1-1.5 साल से जो एक्स्ट्रा रिटर्न आई नहीं है, बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा रिटर्न आएगी। तो इंडिया में अभी भी 5-7 साल तक इंडेक्स फंड की अहमियत मेरे नजरों में कम है। So don't go into index funds is the first point I'm making, आशीष। सेकंड पॉइंट, अगर इंडेक्स फंड ना लिया जाए तो कौन सा और लार्ज कैप फंड आप शामिल कर सकते हैं। रिलायंस लार्ज कैप, जो शैलेश राजभान है फंड मैनेजर, उन्होंने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, उसमें रिस्क को सीमित रखा है और रिटर्न निफ्टी से ज्यादा आने की मेरे हिसाब से उम्मीद है, और 2 से 3% निफ्टी से ज्यादा रिटर्न आफ्टर कॉस्ट आपको आ सकती है। सो डोंट लेट गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी। और एक फंड अगर मैं आपको बोलूं शामिल करने के लिए, तो SBI फोकस्ड इक्विटी होगा, जो वासन उसके फंड मैनेजर हैं श्रीनिवासन। 23-24 स्टॉक का पोर्टफोलियो है जो फोकस्ड है, और उसमें भी आपको इंडेक्स को बीट करने की क्षमता इग्नोरेबल नहीं है और काफी हो सकती है। आशीष, चलिए, तो आशीष ऑल द वेरी बेस्ट, हमारी तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं। आप जिस तरह से निवेश कर रहे हैं आगे भी आप करते रहें और आपको मुनाफा भी हो। एक और मेल में शामिल करना चाहूंगी इस वक्त फिरोज हमारे शो में। प्रीतम ने हमें मेल लिखा है, कहते हैं ये कि 40 लाख का फिलहाल इन्होंने एकमुश्त निवेश किया है 5 फंड्स में। ये लिक्विड फंड है, STP के जरिए ये हर हफ्ते इन फंड्स में निवेश कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इन्होंने इसके लिए निवेश सलाहकार की मदद भी ली थी, एडवाइजर ने जैसा कहा वैसा इन्होंने किया। अब ये समझना चाहते हैं कि क्या निवेश का जो इनका तरीका है ये सही है, जो फंड्स इनके पास हैं वो सही है, या फिर इसमें कुछ तब्दीली की जरूरत है। आप बताएं क्या करना चाहिए इन्हें। देखिए, इनके जो फंड्स है ना, ऑफ कोर्स इन्होंने एडवाइजर की सलाह ली है, और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान जो काफी सारे निवेशक नहीं जानते उसके बारे में, इन्होंने ऑलरेडी, प्रीतम ने उसका फायदा ले चुके हैं। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान वो होता है जहां पे आपने पैसे डेट में लगा के सिस्टमैटिकली हर हफ्ते वो पैसे इक्विटी में धीमे धीमे करके डाल रहे हैं। और दूसरों की जानकारी के लिए मैं कह रहा हूं, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो देखना चाहिए। पॉइंट 2, आपके 2 फंड्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, उसको बरकरार रखें। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप एक है, मेरा एसेट इंडिया इक्विटी फंड एक अच्छा फंड है, तो इन दोनों में आप प्लीज बने रहें। और आपको दूसरे फंड्स को शामिल करने की जरूरत है, जैसे हमने दूसरे कॉलर्स को भी बताया जस्ट बिफोर वी स्पोक टू यू। वन इज रिलायंस लार्ज कैप कोटक स्टैंडर्ड रिलायंस लार्ज कैप कैनरा रेबेको इन्वेस्टको इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड एक अच्छे फंड्स होंगे। तो ये 3 फंड्स को आप शामिल कीजिए, बाकी आपके फंड्स एग्जिट कीजिए, रिटेनिंग कोटक एंड मिराई इन योर पोर्टफोलियो। प्रीतम, बिल्कुल, बहुत आपका प्रीतम, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे आपको फायदा ही होता रहे। और फिरोज देखिए, एक चीज बची हुई है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि डेट फंड आपके पसंदीदा मीडियम और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो वो बचा हुआ है आपको बताना अभी। तो मुझे आप फटाफट से अब ये बताएं कि कौन से आपके पसंदीदा फंड हैं, डेट फंड, अगर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की बात की जाए तो। तो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में ICICI रेगुलर सेविंग्स एक अच्छा फंड है जो आप 3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। फ्रैंकलिन डायनामिक अक्रूवल फंड भी एक मेरा बहुत अच्छा फेवरेट फंड है, जो आप 3-4 साल के पर्सपेक्टिव से जरूर खरीद सकते हैं, और आप बैंक की FD से 2% ज्यादा का ब्याज की उम्मीद कर सकते हैं। फ्रैंकलिन डायनामिक अक्रूवल फंड, ये 2 फंड्स मेरे हिसाब से काफी हैं। अगर 30 और फंड चाहिए तो रिलायंस मीडियम टर्म भी एक अच्छा फंड है। तो बट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑफ ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, ये 3 फंड्स अपार्ट फ्रॉम फ्रैंकलिन शॉर्ट टर्म इनकम फंड, वो शॉर्ट टर्म इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड जो है वो शॉर्ट टर्म कैटेगरी के लिए, और ये 3 लॉन्ग टर्म कैटेगरी के लिए 3 साल प्लस के लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं।
बिल्कुल। तो फिरोज ने आपको अपने पसंदीदा फंड्स के बारे में बताया, वो चाहे शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, आप सेलेक्ट आपको करना है क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, क्या गोल है, ये आप बेहतर जानते हैं और किस ढंग से आपको निवेश करना है। सबसे सही ढंग से आप इसे पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बाद ही आप निवेश करें। अगला मेल भी शामिल कर लेते हैं फिरोज इस वक्त शो में। आकिब ने हमें मेल किया है, 4 फंड्स में 20,000 रुपए का इनका निवेश है, पोर्टफोलियो में इन्हें बदलाव की जरूरत है या फिर नहीं, जानना चाहते हैं ये। इसके अलावा और निवेश आगे बढ़ाने का भी प्लान कर रहे हैं। आने वाले वक्त में ये 2,000 रुपए प्रति माह और ज्यादा निवेश करना चाहते हैं। किस फंड में ये निवेश करें ये समझना है। फ्रैंकलिन इंडिया फीडर में क्या इनका निवेश सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ये समझना है इन्हें। इसके अलावा 4 फंड्स भी हैं इनके पास। आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज है, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड है इनके पास। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी है, एल&टी इमर्जिंग बिजनेस है। तो क्या इन्हें करना चाहिए, पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत है या फिर नहीं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स इनके पोर्टफोलियो में थोड़ी सी बदलाव की जरूरत है। आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड एग्जिट रेकमेंड करूंगा। दूसरा मोतीलाल ओसवाल फोकस 35 को भी एग्जिट करने के लिए रेकमेंड करूंगा। ऑफ कोर्स रीजंस समय की कमी की वजह से मैं ज्यादा ले डाउन नहीं कर रहा हूं, बट दीज टू आर एग्जिट्स। डेफिनेटली इनको कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप एंड मिरा एसेट इंडिया इक्विटी को ऐड करना चाहिए। दोनों मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स में रेकमेंड कर रहा हूं इनको, जो डिफरेंट साइजेस ऑफ कंपनीज में निवेश करने की परमिशन लेके रखे हुए हैं। तो दीज आर द 2 फंड्स आप रिप्लेस कर सकते हैं। एल&टी इमर्जिंग बिजनेस जो फंड है उसकी जो वॉलेटिलिटी है, उसकी जो रिस्क है वो सीमित नहीं है, कुछ ज्यादा ही रिस्क है। इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि उनको HDFC स्मॉल कैप फंड में आप अपना स्मॉल कैप फंड पैसा लगाएं इमर्जिंग बिजनेस की बदले, क्योंकि चिराग सेतलवाड ने ये दिखाया है, वो फंड मैनेजर हैं HDFC स्मॉल कैप फंड के। उन्होंने ये आराम से दर्शाया है कि बहुत सारी जो कंपनीज जो आज अच्छी परफॉर्मेंस वाली हैं, उन्होंने बहुत पहले खरीद के उनको आइडेंटिफाई किया है, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग अच्छी दिखाई है। सो दीज आर द चेंजेस। रहा सवाल यूएस फीडर फंड का, वो अच्छा फंड है अगर आपके ग्लोबल लक्ष्य हो, आपको अगर बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेजना हो और अगर आपकी हॉलिडे करने का ज्यादा मन करे, ग्लोबल डॉलर में आपका खर्चा हो, लक्ष्य डॉलर में हो, तो यूएस फीडर फंड एक बहुत बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि आप धीमे धीमे डॉलर एसेट्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं ताकि जब उसकी जरूरत पड़े तो आपको जो इंडियन रुपी की जो डेप्रिसिएशन हमने 2018 में देखी थी, जो मूल्य कम हुआ था इंडियन रुपी का, उसके अगेंस्ट ये अच्छा हेज होगा। सो यूएस फीडर फंड हैज अ रोल टू प्ले। आकिब और फिर उस चलते चलते एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे और चाहूंगी, जैसा कि डेट फंड के बारे में आज हमने चर्चा की, रिस्क इसमें कम है। ऐसे लोगों के लिए जो नए निवेशक हैं, मार्केट में पहली बार पैसा लगाना चाहते हैं, वो या फिर वो जो पिछले 1-1.5 साल से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन रिटर्न से खुश नहीं है, उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने गलती कर दी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आकर के, ऐसे लोग, इन दोनों के लिए क्या आप रेकमेंड करेंगे कि आगे वो डेट फंड में जाएं? और अगर शुरुआत आप करना चाहते हैं तो डेट फंड के थ्रू करें? आई थिंक शुरुआत के लिए डेट फंड बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उम्मीद और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है और एक्चुअल्स में बड़ा कम अंतर होगा। इसीलिए कोई सरप्राइज, ना तो नेगेटिव सरप्राइज ज्यादा मिलते हैं ना तो पॉजिटिव सरप्राइज इतने ज्यादा मिलते हैं। सो फॉर अ बिगिनर, शालिनी जो आप इंडिकेट कर रही हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूं उससे, और डेट इज अ गुड स्टार्ट पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब भी आप बिगिनर हैं तो एक चीज जरूर याद रखें, डेट में क्या होता है कि रिटर्न आपकी बेशुमार रिटर्न आने की उम्मीद ही नहीं होती है, 8 से 9% की उम्मीद होती है। तो उसमें कॉस्ट जो है, जो खर्चा होता है फंड मैनेजर का, वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आप अगर 20% कमा रहे हैं उसमें से 2% दे रहे हैं फंड मैनेजमेंट फी, वो अलग बात है। अगर 9% में से अगर 2% फंड मैनेजमेंट फी चली जाए तो काफी दिक्कत हो सकती है। सो लो कॉस्ट डेट फंड्स चुनाव करना चाहिए। इक्विटी में कॉस्ट का इतना अहमियत नहीं है, बट डेट में ज्यादा अहमियत है, क्योंकि ब्याज ही कम है, उसमें से ज्यादा अगर कॉस्ट में कम हो जाएगा तो सो यू हैव टू बी कॉस्ट सेंसिटिव इज द टिप आई एम गिविंग। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिरोज आज हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए और इतना वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।